नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परमवीर सिंह। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ फैसला, क्या आरजेडी का साथ छोड़ेगी कांग्रेस। साथ में देखेंगे पटना गर्ल्स हॉस्टल मामले में एसआईटी पर क्या लगे आरोप, क्यों जांच हो रही प्रभावित, जानेंगे बिहार का पैसा कैसे जा रहा दूसरे राज्यों में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बात करने से मना किया तो छात्र को बीच सड़क जिंदा जलाया, मौत से हार गई पटना की बेटी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, बिहार के सीएम नीतीश ने भी किया याद। पटना हॉस्टल कांड में एम्स के डॉक्टर ने लगाया एसआईटी पर आरोप, जांच में देरी की बताई वजह। आरसीपी सिंह की जदयू में एंट्री पर संशय, ललन सिंह ने किया इंकार, कहा हमें नहीं पता। बिहार के सीओ पर सख्त हुए विजय सिन्हा, रेवेन्यू कोर्ट के आदेश पर लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पटना नीट छात्रा मौत मामले में जांच कर रही एसआईटी अब खुद कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। जिस एसआईटी से तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद थी, उसी पर लापरवाही और अधूरी तैयारी के आरोप लग रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पटना नीट की छात्रा मौत मामले में एसआईटी की भूमिका अब खुद सवालों के घेरे में है। जांच को पारदर्शी और तेज करने के बजाय एसआईटी की सुस्ती और अधूरी तैयारी पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर रही है। एसआईटी की टीम ने पटना एम्स के फॉरेंसिक साइंस विभाग के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अहम दस्तावेज सौंपे हैं, लेकिन यही दस्तावेज अधूरे बताए जा रहे हैं। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉक्टर विनय कुमार ने साफ कहा है कि एम्स निदेशक और अधीक्षक के निर्देशों पर जांच प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसके लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। इस टीम में फॉरेंसिक, गायनोकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग के कुल 5 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर और विशेषज्ञ भी जोड़े जाएंगे ताकि जांच निष्पक्ष रहे। हमसे कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद ना करें जी। हम जो भी मंतव्य देंगे सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन के बाद, राइट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, राइट फ्रॉम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर, सर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अश्वस्थामा हतोहंते का हो गया था सर। अभी भी हमने एसआईटी को बोला है, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद हम लोग जो है इस पर ओपिनियन दे पाएंगे। हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या हुआ है मैं सीधे कंक्लूजन दूंगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर विनय कुमार ने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मेडिकल जांच पूरी तरह समय और दस्तावेजों पर निर्भर होती है तो एसआईटी ने अधूरे रिकॉर्ड क्यों सौंपे। डॉक्टर विनय कुमार के मुताबिक रिकॉर्ड देर से और अधूरे मिलने के कारण जांच में बाधा आ रही है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। एसआईटी दस्तावेज धीरे धीरे दे रही है, जो इस संवेदनशील मामले में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। क्या एसआईटी सच में सच्चाई तक पहुंचना चाहती है या फिर जांच को उलझाकर समय खींचा जा रहा है, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने देखा कि एसआईटी के तरफ से पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो एम्स को नहीं दी गई है, जिसको लेकर जांच प्रभावित हो रही है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिलों में घूमकर विकास और रोजगार के बड़े वादे कर रहे हैं। 5 साल में विकसित राज्य, 1 करोड़ नौकरी और उद्योगों के जाल की बातें मन से खूब हो रही हैं, लेकिन जमीन पर हालत उलट है। हालत यह है कि बिहार के सभी एथेनॉल प्लांट बंद होने की कगार पर हैं और अगर ऐसा हुआ तो रोजगार और उद्योग दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। हर मन से एक ही बात कही जा रही है कि 5 साल में बिहार को विकसित राज्य बना देंगे, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे और पूरे बिहार में उद्योगों का जाल बिछा देंगे। भाषणों में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर जमीन पर उतरकर देखा जाए तो सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है।
आज बिहार का एथेनॉल उद्योग खत्म होने की कगार पर खड़ा है। राज्य के सभी 14 अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट पिछले 2.5 महीनों से गंभीर संकट में हैं। वजह यह है कि तेल कंपनियों ने बिहार से एथेनॉल की खरीद लगभग 50% घटा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फैक्ट्रियां महीने के 30 दिन चलती थीं, वे अब सिर्फ 15 दिन चल रही हैं। हालत इतनी खराब है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले महीने के अंत तक एक-एक कर सभी फैक्ट्रियों पर ताला लग सकता है। यह वही एथेनॉल उद्योग है जिसे कुछ साल पहले बिहार के औद्योगिक भविष्य के तौर पर पेश किया गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। किसानों को फायदा होगा, निवेश आएगा और हजारों युवकों को नौकरी मिलेगी। इसी भरोसे पर उद्योगपतियों ने बैंक से कर्ज लिया, जमीनें खरीदी, प्लांट लगाए और लोगों को नौकरी दी। मुख्यमंत्री ने खुद 2022 में पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, नालंदा और बक्सर जैसे जिलों में तेजी से फैक्ट्रियां लगी। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये संकट आया क्यों। असल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला किया था। इसके बाद पूरे देश में संदेश गया कि एथेनॉल की भारी मांग आने वाली है। इसी सोच के साथ देश भर में बिहार सहित बहुत तेजी से एथेनॉल फैक्ट्रियां लगाएगी। शुरू में अनुमान था कि देश को करीब 1050 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी, लेकिन फैक्ट्रियां इतनी लगा दी गई कि उत्पादन क्षमता करीब 1700 करोड़ लीटर तक पहुंच गई। यानी जरूरत से कहीं ज्यादा सप्लाई खड़ी कर दी गई। अब तेल कंपनियों ने अपनी सुविधा से खरीद शुरू कर दी। उन्होंने कुछ राज्यों को कमी वाला इलाका मान लिया जहां फैक्ट्रियां नहीं थी, वहां से ज्यादा एथेनॉल खरीदने का फैसला किया गया और बिहार जैसे राज्यों से खरीद घटा दी गई। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या यह है कि एथेनॉल को खुले बाजार में बेचा ही नहीं जा सकता। फैक्ट्री मालिक सिर्फ तेल कंपनियों को ही एथेनॉल बेच सकते हैं। अगर तेल कंपनी कह दे कि हम आधा ही खरीदेंगे तो फैक्ट्री मालिक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। नवंबर से बिहार से एथेनॉल की खरीद 50% घटा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि फैक्ट्रियां आधी क्षमता पर चलने लगी, लेकिन फैक्ट्री का खर्च आधा नहीं होता। मशीनों की लागत, बिजली का बिल, बैंक का लोन, कर्मचारियों की सैलरी, ये सारे खर्च पूरे देने पड़ते हैं। ऐसे में फैक्ट्री लगातार घाटे में जा रही है और जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो मालिक के पास या तो ताला लगाने का रास्ता बचेगा या फिर दिवालिया होने का। अब बात करते हैं असर की। एक एथेनॉल फैक्ट्री में औसतन 250 से 300 लोग सीधे काम करते हैं। बिहार में ऐसी 14 फैक्ट्रियां हैं, यानी करीब 4 से 4,500 लोगों की सीधी नौकरी खतरे में है। लेकिन असली नुकसान यही खत्म नहीं होता। इन फैक्ट्रियों से ट्रक ड्राइवर, टैंकर ऑपरेटर, मक्का और चावल उगाने वाले किसान, गोदामों में काम करने वाले मजदूर, मशीनों की मरम्मत करने वाले लोग और आसपास की छोटी दुकानों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। एक फैक्ट्री से कम 800 से 1000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर करीब 18 से 20,000 परिवारों की आजीविका इस संकट में फंसी हुई है। सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ने वाली है। जिन किसानों ने एथेनॉल प्लांटों की वजह से मक्का और चावल की खेती बढ़ाई थी, अब वही किसान पूछ रहे हैं कि उनकी फसल खरीदेगा कौन। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो अनाज की मांग गिरेगी, दाम गिरेंगे और किसान फिर से घाटे में चला जाएगा। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। यानी जिम्मेदारी केंद्र की, फैसला तेल कंपनियों का और नुकसान बिहार का। सवाल यह है कि जब निवेश को बुलाया गया था तो राज्य सरकार ने निवेश की सुरक्षा की कोई गारंटी क्यों नहीं दी। मुख्यमंत्री जब 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं तो पहले यह बताना चाहिए कि जो नौकरियां पहले से मौजूद हैं उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि विकसित राज्य सिर्फ भाषणों से नहीं बनता। विकसित राज्य तब बनता है जब संकट के समय सरकार, उद्योग, मजदूर और किसान के साथ खड़ी दिखाई दे। आज बिहार की एथेनॉल फैक्ट्रियों की बंद होती चिमनियां सिर्फ एक उद्योग का संकट नहीं दिखा रही, बल्कि यह बता रही है कि नीतियों की कीमत आखिरकार आम आदमी कैसे चुकाता है। अगर यही हाल रहा तो बिहार में न सिर्फ फैक्ट्रियां बंद होंगी बल्कि निवेशकों का भरोसा भी टूट जाएगा और तब विकसित बिहार और 1 करोड़ नौकरी सिर्फ भाषणों तक सिमट कर रह जाएंगे। खैर, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार के एथेनॉल प्लांट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसकी गूंज अब बिहार की सियासत में सुनाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा और समीकरण दोनों बदल सकते हैं। देखिए पूरी खबर। देखिए, कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस की एक बेहद अहम बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या क्या हुआ। तो इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था अनुशासन। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अंदर चल रही अनुशासनहीनता से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब बस पार्टी की तरफ से जिसे अधिकार दिया जाएगा सिर्फ वही मीडिया या सोशल मीडिया पर बयान देगा। और सुनिए, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि खड़गे ने कहा अगर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने की बात आई तो राहुल गांधी भी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, राहुल गांधी का नाम तक लिया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस अब अंदरूनी बयानबाजी और गुटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती। पार्टी अपनी इमेज को लेकर सीरियस है और अनुशासन को सख्ती से लागू करना चाहती है। अब आते हैं बैठक के दूसरे बड़े मुद्दे पर, आरजेडी के साथ गठबंधन। दोस्तों, यह सवाल बिहार कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। क्या कांग्रेस को आगे भी आरजेडी के साथ रहना चाहिए, अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? और जानते हैं इस पर क्या हुआ। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने एक सुर में आरजेडी के साथ राजनीति को ना कह दिया। जी हाँ, सभी 6 विधायकों की राय एक ही थी। विधायकों का मानना है कि आरजेडी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। पार्टी की छवि कमजोर हुई है और सीटें भी कम मिली हैं। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस बिहार में अपनी अलग पहचान बनाए। लेकिन रुकिए, पार्टी के अंदर सब एक राय में नहीं थे। कुछ पदाधिकारी आरजेडी के साथ गठबंधन को जरूरी बता रहे थे। खास तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह का रुख आरजेडी के साथ रहने का था। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में आरजेडी कांग्रेस के साथ लाभकारी है और मौजूदा हालत में यही बिहार की जरूरत भी है। तो एक तरफ विधायक आरजेडी से अलग होने के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ कुछ पदाधिकारी गठबंधन को जरूरी मान रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेती है। और अब बात करते हैं तीसरे अहम मुद्दे की, विधायक दल का नेता कौन बनेगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक हैं और सवाल यह है कि इन 6 में से नेता कौन होगा। बैठक में इस पर खूब चर्चा हुई। सभी विधायकों के राजनीतिक अनुभव, विधानसभा में उनकी भूमिका और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर गहन चर्चा हुई। और सूत्रों का कहना है कि किसी भी वक्त इस नाम का ऐलान हो सकता है। तो इस दौर में कौन कौन है, तो 2 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला नाम है अब्दुर रहमान का। ये 3 बार के विधायक हैं, बेहद अनुभवी नेता है। विधानसभा की समझ इनकी बहुत अच्छी है और मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अनुभव के मामले में ये काफी आगे हैं। और दूसरा नाम है अभिषेक रंजन का। ये पहली बार विधायक बने हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं। पार्टी का एक धारा युवाओं को आगे लाने के पक्ष में है और इस लिहाज से अभिषेक रंजन को एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। तो एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा ऊर्जा, एक तरफ 3 बार के विधायक है तो दूसरी तरफ नया चेहरा। अब फैसला पूरी तरह कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है। क्या वो अनुभव को तरजीह देंगे या युवाओं को मौका देंगे? बिहार कांग्रेस के लिए फैसला आगे की राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। बिहार कांग्रेस की हुई इस बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब खबरें फटाफट। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने हार का ठिकरा सीधे नेतृत्व पर फोड़ते हुए कहा है कि भीतरघात के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज वैशाली जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी और राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सीएम ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि कानून के राज के दावे के बावजूद अपराध क्यों नहीं रुक रहे। उन्होंने सारण और पटना की हालिया घटनाओं का हवाला देकर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। बिहार में माल ढुलाई के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गंगा, कोसी, गंडक और सोन नदियों को कमर्शियल रूट के लिए विकसित किया जाएगा। कोची में हुई बैठक में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने 7 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास का रोडमैप पेश किया, जिससे बिहार को वैश्विक व्यापार और नेपाल से जोड़ा जाएगा।
राज्य में जमीन निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब रजिस्ट्री से पहले GIS तकनीक से जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इससे जमीन की सही स्थिति, क्षेत्रफल और संरचना की पूरी जानकारी मिलेगी और राजस्व चोरी पर रोक लगेगी। पटना में सड़क किनारे मनमानी पार्किंग करना अब महंगा पड़ेगा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर कैमरा नंबर प्लेट पढ़कर सीधे मोबाइल पर ई-चालान भेजेगा। यातायात सुधार के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तकनीक के जरिए सख्ती शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान हरेराम कुंवर का भोजपुर के मोहरी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे प्रियांशु ने मुखाग्नि दी, जबकि छोटे बेटे आदर्श ने सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। हजारों लोग मौजूद रहे, लेकिन जिले का कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मिथिलांचल का मखाना अब वैश्विक सुपरफूड के रूप में पहचान बना रहा है। GI टैग, महिला सहभागिता और किसानों की मेहनत से मखाना दुनिया की थाली तक पहुंचा है। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मखाना उत्पादन की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। गया जिले के परैया प्रखंड के रामडी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 60 वर्षीय नंदकिशोर शर्मा की हार्ट अटैक से मौत के महज 10 मिनट बाद उनकी पत्नी मानती देवी ने भी दम तोड़ दिया। गांव में शोक की लहर है। पटना उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है। अधिसूचना जारी हो चुकी है और वे शपथ ग्रहण के दिन से कार्यभार संभालेंगे। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।